बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, क्या आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? तो ठीक है बेटा, फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इससे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट देख चुके हैं कि इन जनरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट को कैसे परफॉर्म किया जाता है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ना किया जाए, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जाए, तो फिर उसके ऊपर रेमेडीज़ जो है वो क्या अवेलेबल होती हैं, और इन्फ्रिंज्ड पार्टी यानी जिस पार्टी को नुकसान हुआ है वो किस तरह से कोर्ट में जा कर के कितने जो है वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है या किस तरह की कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर नंबर 1 क्योसी कॉन्ट्रैक्ट्स है, नंबर 2 कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, नंबर 3 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, नंबर 4 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, नंबर 5 बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ बेलमेंट, एंड नंबर 6 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ प्लेज। यहाँ पे सिर्फ प्लेज मेंशन किया गया है, बेलमेंट साथ मेंशन नहीं किया गया, लेकिन वो भी हमारे टॉपिक का इंशाल्लाह हिस्सा होगा। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे, वो इंशाल्लाह अज़ीज़ हम एज एन असाइनमेंट करेंगे। सबसे पहले आते हैं जी क्योसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तो ये लफ्ज़ क्योसी का लॉ ने इस्तेमाल नहीं किया, ये बुनियादी तौर पे एक उर्दू या फ़ारसी का लफ्ज़ है, और क्यास करना इसी से क्यासी बन गया। याद रखें कि कॉन्ट्रैक्ट जिस वक्त किया जाता है तो उसमें पहले ऑफ़र होती है, फिर एक्सेप्टेंस होती है, ये प्रॉमिस बन जाता है। एक प्रॉमिस जब दूसरे प्रॉमिस की कंसिडरेशन बने तो ये रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस बन जाते हैं। रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस जो होते हैं उनकी आउटकम एग्रीमेंट होता है, और एग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारी कोई ट्रांजैक्शन या कोई इवेंट अकर हो जाता है और उसमें प्रॉपरली ऑफ़र और एक्सेप्टेंस नहीं होती, लेकिन बाद में जिस वक्त वो मामला कोर्ट में जाता है या दो लोगों के सामने आता है अपने हल के लिए, तो फिर उस इवेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा दे देते हैं। हम उसमें ऑफ़र और एक्सेप्टेंस अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि कोई इवेंट हो चुका है जिसके ऊपर पार्टीज में डिस्प्यूट अराइज हुआ है। ठीक, अब अगर इस्लामी असूल व ज़वाबित के मुताबिक देखा जाए तो सोर्स ऑफ लॉ जो है वो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ लॉ कुरान है, सबसे पहला सोर्स ऑफ लॉ कुरान है। अगर हमें किसी मामले का हल कुरान में नज़र नहीं आता तो फिर हम उसको अहादीस की रोशनी में, सुन्नत की रोशनी में तलाश करते हैं। तो दूसरा जो हमारा सोर्स ऑफ लॉ है वो सुन्ना और हदीस ठहरी। इसके बाद जो है अगर कोई चीज़ हमें कुरान में भी ना मिले, हदीस में भी ना मिले, सुन्नत में भी ना मिले, तो फिर हम आसार सहाबा की तरफ जाते हैं, सहाबा को कोई तर्ज अमल तलाश करते हैं। अगर वहाँ पे भी हमें कोई राह नहीं मिलती, ऐसा मामला पेश आ गया जिसका हल इन तीनों में मौजूद नहीं है, तो फिर हम उसके ऊपर इज्तिहाद करते हैं। इज्तिहाद की जो पहली सीढ़ी है वो क़यास है, यानी ऐसी सिचुएशन जो पेश आई, उस वक़्त जिस पार्टी को वो पेश आई वो क़यास कर लेता है कि शायद इसका हल ये होगा। याद रखें, जो क़यास किया जाता है वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में किया जाता है, कि ऐसा हल तलाश किया जाता है उस मामले का जो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ भी ना हो और उस मामले का हल भी निकल आए। तो इस मामले में जो बुनियादी बात याद रखने वाली है वो ये है कि इवेंट पहले अकर हो चुका है, अब हमने उसमें उसके ऊपर डिस्प्यूट अराइज हुआ है तो उसको सॉल्व करना है। ठीक, इसकी छोटी सी एग्जांपल आप समझें कि जैसे अगर किसी पर्सन की कोई चीज़ गुम हो जाए और किसी दूसरे पर्सन को मिल जाए, और जिसको वो मिले वो ला करके ऑनर को जिसकी चीज़ गुम हुई थी उसके हवाले कर दे। जब उसने गुड्स को हवाले किया तो उसने कहा कि जी आप, मुझे गुड्स मिली थी और आपको मैं ये गुड्स किसकी हैं ये तलाश किया,
आप तक पहुंचा और आप तक पहुंचने में मुझे इतना खर्चा आ गया। यानी फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स जो है वो ये क्लेम करता है ऑनर ऑफ द गुड्स से कि मुझे मेरा आपको तलाश करने में कुछ खर्चा आया है, आप मेहरबानी करें अपनी चीज़ ले लें, ये चीज़ मुझे मिली आपकी, मैं आप तक पहुंचा दी, इसका ऊपर जो खर्चा आया है वो मुझे दे दें। तो जिसकी वो चीज़ है वो चीज़ अपनी ले लेता है और उससे को खर्चा नहीं देता फाइंडर को, और ये क्लेम करता है भी देखो चीज़ मेरी मेरे पास पहुंच गई, अब तुम्हारा खर्चा काहे का बनता है, किस बात का मैं तुम्हें खर्चा दूं, किस बात की तुम्हें पेमेंट करूं। तो जिसको गुड्स मिली होती हैं वो ये कहता है कि भाई देखो भाई मुझे ये गुड्स मार्केट से मिली थी या कहीं दूर से मिली थी, मैंने तुम्हें तलाश किया, अगर ये गुड्स अपने पास ही रख लेता और तुम्हारे तक ना पहुंचता तो ये गुड्स तुम्हारे पास कैसे पहुंचती। अब अगर मैं तुम्हारे पास आया हूं तो मेरे इतने अखराजात हुए हैं, ज़रा मेहरबानी करो मुझे वो अदा कर दो। तो वो अदा करने से अगर इनकार करेगा तो ये पार्टी जो है इसको कानून ने हक दिया है कि ये अदालत के पास जाए और अदालत के सामने अपना मामला रखे। अगर अदालत भी इसका मामला हल नहीं करेगी, अदालत अगर ये कह दे कि भाई कौन से कानून के तहत तुम्हें जो है ना वो मुआवजा दिया जाए या बदला दिया जाए या खर्चा दिया जाए, तो फिर अगर आइंदा से इसको कोई चीज़ मिली मार्केट में, कोई गिरी पड़ी चीज़ मिली, तो फिर ये वापस करने नहीं जाएगा बल्कि उसको खुद ही इस्तेमाल कर लेगा। इस तरह से मुआशरे के अंदर चोरी चकारी और इस तरह की जो है वो अनएथिकल एक्टिविटीज़ जो है वो प्रमोट होंगी। और अगर इस पर्सन को अदालत कहती है कि ठीक है जी हाँ तुम्हें खर्चा मिलना चाहिए, तो आइंदा से भी अगर इसको कोई चीज़ मिलेगी तो ये उस पार्टी तक या जिस पार्टी की वो चीज़ होगी उस पार्टी तक वो चीज़ पहुंचा देगा। अब ये किस लॉ के तहत किया गया, तो इसके लिए जो है ना इसी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सहारा लिया गया कि हम ऐसे समझेंगे जैसे जिस पर्सन की गुड्स गुम हुई थी उसने ये ऐलान किया कि जो पर्सन भी मेरी गुड्स को तलाश करके लाएगा मुझे देगा, उसको मैं इतना इनाम दूंगा या उसका जो खर्चा होगा वो मेरे जिम्मे होगा। ये ऑफर होगी, जिसको गुड्स मिली उसने वो गुड्स ला करके गुड्स तलाश की या उसको गुड्स मिल गई तो ये ऑफर की एक्सेप्टेंस होगी। उसने ऑफर एक्सेप्टेंस करके जो है ना वो गुड्स जो है वो ऑनर के पास पहुंचा दी और ऑनर जो है उसने वो गुड्स ले ली और उसके मुताबिक उसको खर्चा दे दिया। तो अब इवेंट ऑफ लॉसिंग ऑफ गुड्स एंड फाइंडिंग ऑफ गुड्स पहले हो चुका है और उसके बाद जो है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट जो है ना उसको क्यास कर रहे हैं, यानी कि मफरूज़ा कायम कर रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट की नेचर है, जैसे किसी एक पर्सन ने ऑफ़र की हो, दूसरे ने एक्सेप्ट किया हो और इस तरह से बात जो है ना वो आगे कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंची हो। तो ये इन फैक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, इसको कॉन्ट्रैक्ट अज्यूम कर लिया और इसको अथॉरिटी ऑफ द लॉ भी दे दी गई ताकि मामला जो हैं वो अदालत में ले जाए जा सके। अब इस बात को जब आप थोड़ा सा समझ गए कि क्यास का वर्ड कहाँ से आया है, कैसे बना है, तो अब ये ज़हन में रखें कि इसके लिए जो लॉ ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो है सर्टन रिलेशंस रिजेंबलिंग दोज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कुछ ताल्लुकात ऐसे होते हैं जो मुशाबा होते हैं उन ताल्लुकात के जो कि कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो है पैदा होते हैं। सर्टन रिलेशन रिजेंबलिंग दोज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करने से दो पार्टी का जो आपस में रिलेशनशिप पैदा होता है उसमें वो एक पार्टी की राइट्स दूसरी पार्टी की लायबिलिटी होती है, दूसरी पार्टी का राइट पहली पार्टी की लायबिलिटी होती है और उसको कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज किया जा सकता है। डिस्प्यूट के केस में कोर्ट हेल्प करता है उसको सॉल्व करवाने में, तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी कोर्ट हेल्प करेगा। अब आते हैं जरा इसकी रीडिंग करते हैं क्यासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। अ क्यासी कॉन्ट्रैक्ट इज एन ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय लॉ in absence of any agreement between the parties। आई होप कि अब इस सेंटेंस की आपको मुकम्मल समझ आ गई होगी। A quasi contract is not an actual contract but is a legal substitute formed to impose equality between two parties। The concept of quasi contract is that of contract that would have been formed even though in actually it was not। The other name of quasi contract is constructive contract। याद रखें ये constructive contract का वर्ड भी लॉ ने इस्तेमाल नहीं किया, ना quasi contract का वर्ड ना constructive contract। लॉ ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो हैं certain relations resembling those of contract। अब आते हैं types of quasi contract are listed below। Number 1, supply of necessities, यानी ज़रूरियात ज़िंदगी अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को प्रोवाइड करे तो फिर ज़रूरियात ज़िंदगी प्रोवाइड करने वाला जो है उसके पास ये हक आ जाता है
कि जिसको ज़रूरियात ज़िंदगी प्रोवाइड की गई हैं उसके पास अगर कोई प्रॉपर्टी है, अगर कोई जायदाद है, तो उसमें से एक्सपेंसेस को रीइंबर्स कर ले, यानी उसमें से माइनस कर ले, उसमें से निकाल ले। अब एग्जांपल हम नीचे दी गई है, ज़रा उसको देखें। आजम सप्लाइड हबीब a lunatic with necessaries suitable to his condition of life। अब यहां पे देखें कि आजम सप्लाईज कर रहा है बेसिक नेसेसरीज, ज़रूरियात ज़िंदगी, जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी है, एक लुनेटिक पर्सन को, या ऐसा पर्सन जो कि अपने हवास में नहीं है, जो अपने मामलात को खुद नहीं समझ सकता, खुद उनको कंट्रोल नहीं कर सकता, ये उसके बारे में बात हो रही है। तो उसके लिए जिम्मा किसने उठाया? आजम ने। सूटेबल टू हिज लाइफ का मतलब है कि वो लुनेटिक पर्सन जो है उसकी ज़ाती जो है ना वो फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। अगर तो वो किसी अमीर कबीर का बंदा है, अगर उसके पास अपनी प्रॉपर्टी जायदाद काफ़ी है, अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हुआ और उसकी पोजीशन जो है वो ख़राब होगी। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो बाय बर्थ जो है वो हवास जो है ना उनके कायम नहीं होते, ज़हनी तौर पे कमज़ोर होते हैं। अल्लाह पाक ने इस तरह के जो है ना वो ज़ाहिर के लोग होते हैं, हम माशरे में देखते हैं, तो उनकी फिर जिम्मेदारी किसी दूसरे पर्सन के साथ डाली जाती है। तो जिस तरह के उसके जो हैं वो हैं रिसोर्सेज हैं, उसी तरह की बेसिक नेसेसिटीज़ का भी तयन किया जाएगा। आजम इज एंटाइटल टू री इमर्स्ड फ्रॉम हबीब्स प्रॉपर्टी। अगर हबीब की कोई प्रॉपर्टी है तो उसमें से आजम को फिर री इमर्समेंट मिल जाएगी, वो एंटाइटल होगा। ये बिल्कुल इसको ऐसे समझें कि जैसे लुनेटिक पर्सन हबीब जो है उसने ऑफर की थी आजम को कि तुम अगर मेरी ज़रूरियात ज़िंदगी मुझे मुहैया कर दोगे, उनका इंतज़ाम कर दोगे, तो मैं अपनी प्रॉपर्टी में से इतने पैसे जो हैं जो उन ज़रूरियात ज़िंदगी के ऊपर खर्च होंगे वो मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। आजम ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और उसको ज़रूरियात ज़िंदगी प्रोवाइड की। अब आजम जो है उसका ये राइट बन गया कि वो हबीब की प्रॉपर्टी में से रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस कर सकता है। अगर हबीब बाद में इनकार कर दे या हबीब का कोई जानने वाला इनकार कर दे तो आजम फिर कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट से जा करके ये रीइंबर्समेंट करवा सकता है। आई होप कि आप ये बात समझ गए हैं। अब जरा इसकी वर्डिंग भी ऊपर पढ़ लें। लॉ की वर्डिंग क्या है? इफ अ पर्सन इनकेपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अब इनकेपेबल कौन होता है? माइनर भी होते हैं और लुनेटिक पर्सन अनसाउंड माइंड पर्सन भी होते हैं, तो कोई भी हो सकता है। नीचे उसने लुनेटिक की एग्जांपल दी है। आर हिज डिपेंडेंट, माइनर का डिपेंडेंट हो या लुनेटिक का डिपेंडेंट हो, ठीक है, या इनसेन का डिपेंडेंट हो। अब याद रखें कि लुनेटिक पर्सन जो है वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी का ख्याल तो नहीं रख सकता, लेकिन अगर आपने उसकी शादी कर दी है तो उसके बीवी बच्चे भी होंगे, तो बीवी बच्चे जो है वो डिपेंडेंट्स में आ जाएंगे। इसी तरह से माइनर जो है 18 साल की उम्र में हम समझते हैं कि माइनर बनता है जो पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक, लेकिन कानूनी शरीयत यानी इस्लाम जो है वो माइनॉरिटी को जो एक्सप्लेन करता है, तो वो ऐसा पर्सन है जो कि अभी बालिग ना हुआ हो, और बलूगत की उम्र जो है वो 10-12 साल है। जो मुख्तलिफ एरिया के लिहाज से मुख्तलिफ होती है, ठीक है जी। तो 10-12 साल के बाद अगर एक पर्सन जो है बच्चा बालिग हो जाता है, उसकी शादी कर दी जाती है, उसकी बीवी होगी, वो डिपेंडेंट होगी, उसके बच्चे होंगे। अगर 14-15 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में अगर उसका कोई 1-2 बच्चा होगा तो वो भी उसके जो है ना वो डिपेंडेंट में आ जाएगा। तो उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना भी जो है वो बेसिक नेसेसिटीज़ जो है जो माइनर या उसके जो डिपेंडेंट्स हैं उनके ऊपर आ जाएगा, ठीक है, वो भी इसके अंदर कवर हो जाएगी। इज सप्लाइड बाय अनदर पर्सन, necessaries suited to his condition in life, the person supplying such necessaries is entitled to be reimbursed his price from the property of such incompetent person। incompetent person हम पहले पढ़ चुके हैं कि incompetent person कौन कौन से होते हैं? माइनर, अनसाउंड माइंड और persons disqualified by law। आगे चलते हैं जी। सेकंड एग्जांपल, इसको जरा गौर से देखें। Wasim supplies the wife and children of Saeed, a lunatic, with necessaries suitable to their condition in life. Wasim is entitled to be reimbursed from Saeed's property। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 2 के ऊपर। पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। इंटरेस्टेड पर्सन ऐसा पर्सन जिसका कोई इंटरेस्ट हो आपकी जायदाद में, आपके जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है या क्योसी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें। जैसे अगर आप अज्यूम करें कि एक पर्सन आपके मकान में किराएदार के तौर पे रहता है। अब आपके मकान के अंदर वो भी इंटरेस्टेड है, मकान के मालिक आप हैं, लेकिन इंटरेस्टेड पर्सन जो है वो जो किराएदार है वो भी है आपके मकान में।
मकान के अंदर बिजली पानी गैस कोई चीज बिल वगैरह ना पे करने की वजह से कट जाए तो फिर जाहिर है कि तकलीफ सिर्फ आपको नहीं होगी बल्कि उसको भी होगी जो कि आपके मकान में रह रहा है। तो मकान में रहने वाला यानी टेनेंट जो है वो इंटरेस्टेड पर्सन कहलाएगा। ठीक है जी। अब अगर इंटरेस्टेड पर्सन कोई पेमेंट कर देता है तो वो पेमेंट जो है वो आपसे रिसीव करने का हक रखता है, बेशक आपने उसको एंटाइटल जो है ना वो ना कहा हो इस बात के लिए कि वो पेमेंट करे। ठीक। अब जरा इसको जरा वर्डिंग भी थोड़ा देख लीजिए। अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी विच एन अदर इज बाउंड बाय लॉ टू पे एंड हु देयरफॉर पेज इट इज एंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स्ड बाय द अदर। अब जो है ना वो एग्जांपल जो है ना जेन के अंदर रखें कि बिल आया बिजली का और जो बिल है वो मालिक मकान ने अपने जिम्मे रखा हुआ था कि बिल बिजली का मैं पे करूंगा, टेनेंट पे नहीं करेगा। या आप इसको थोड़ा सा अगर आगे कर लें कि प्रॉपर्टी टैक्स आया मकान का। अब प्रॉपर्टी टैक्स मालिक की जिम्मेदारी होती है, उसमें एक किराएदार रहता था, प्रॉपर्टी टैक्स आया मालिक ने पे नहीं किया, एक दफ़ा नोटिस आया पेमेंट करें, मालिक ने पे नहीं किया, दूसरी दफ़ा आया, तीसरी दफ़ा फाइनल नोटिस आया कि अब अगर आपने पे ना किया तो फिर हम मकान को जो है वो ताला लगा देंगे, मकान को सीज कर देंगे, आप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अब जो टेनेंट है वो परेशान हुआ, उसने मालिक को फ़ोन किया, मालिक ने गौर नहीं किया। अब ये मालिक की जिम्मेदारी थी कि वो प्रॉपर्टी टैक्स पे करता। जो टेनेंट है किराएदार, उसने जाके वो टैक्स पे कर दिया। जब वो टैक्स पे कर दिया तो अगली दफ़ा जब किराया आएगा, अगले महीने का किराया जब देने लगा तो उसने टैक्स की अमाउंट काट ली। तो मालिक ने उसके ऊपर एतराज़ किया कि तुमने टैक्स के अब जो है ना इसमें से अमाउंट पैसे काटे क्यों हैं। उसने कहा जी टैक्स का नोटिस आ गया था, फाइनल नोटिस था, आपकी ज़मीन कुर्क हो जाती, आपकी ज़मीन को जो है ना आपके जो मकान जो है उसको ताला लग जाता, मुझे भी निकाल दिया जाता, तो इन सारे मसाइल से बचने के लिए मैंने पेमेंट की है। तो अब जो ऑनर है वो उसकी ये ड्यूटी है कि वो पेमेंट जो है टेनेंट को करे जो कि उसके प्रॉपर्टी टैक्स के ज़िम्मे में उसने पेमेंट की है। और अगर वो इनकार कर दे तो टेनेंट के पास ये हक मौजूद है कि वो कोर्ट के पास जाए और वो अमाउंट जो है वहाँ से अपने किराए में से माइनस करवा ले। कानून जो है या अदालतें जो हैं वो इस हक को तस्लीम करती हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। देखें कौन सी है। द पेमेंट मेड शुड बी बोनाफाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वंस इंटरेस्ट। एक तो पर्सन जो पेमेंट की गई है वो नेक नीति के साथ की जाए और अपना जो हक है या अपना जो इंटरेस्ट है या अपना जो मुफाद है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए की जाए। अब ये टेनेंट वाले केस में देखें कि उसने प्रॉपर्टी टैक्स पे, उसकी जिम्मेदारी नहीं थी किराएदार की, लेकिन उसने पे इसलिए किया ताकि उसे भी ना निकाला जाए और मकान को भी जो है वो ताला लगने से बचाया जाए। नंबर वन। नंबर टू, द पेमेंट शुड नॉट बी अ वॉलंटरी वन। पेमेंट वॉलंटरी नहीं होनी चाहिए, यानी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसके बारे में आपका कोई क्लेम ना हो। ठीक। एक पेमेंट ऐसी होती है जब आप चलते हुए किसी राहगीर को जो है ना 2 4 10 रुपए किसी मांगने वाले को दे देते हैं, ये पेमेंट्स वॉलंटरी पेमेंट्स हैं। सदका खैरात वगैरह जो देते हैं ये पेमेंट्स वॉलंटरी पेमेंट्स हैं। ठीक। इस तरह की पेमेंट जो है वो आप बाकी क्लेम नहीं करते। अगर आपका आप किराएदार हैं लेकिन आप हैं अमीर आदमी, मालिक मकान है लेकिन है वो गरीब आदमी, उसने एक पोर्शन, आप उसके एक पोर्शन में ठहरे और आपने उसको कुछ पेमेंट जो है वो इस के तहत कि उसकी बेटी की शादी आ गई या बेटे का एडमिशन कराना था और आपने इस नीयत के साथ दिए कि ये मेरा किराए के तौर पे नहीं दे रहा बल्कि आपकी हेल्प के तौर पे दे रहा हूं, ये मेरे ज़कात का पैसा है। अब वो पेमेंट अगर आपने कर दी तो उसको फिर वापस लेने का इख्तियार आपको नहीं होगा। ये पेमेंट वॉलंटरी नहीं होनी चाहिए। नंबर थ्री, द पेमेंट मस्ट बी सच एज द अदर पार्टी वॉज बाउंड बाय लॉ टू पे। पेमेंट ऐसी होनी चाहिए जिसके लिए दूसरी पार्टी जो है, यानी जिस हमारे टेनेंट वाली एग्जांपल के अंदर ऑनर जो है वो बाय लॉ बाउंड था कि वो अपना प्रॉपर्टी टैक्स पे करे और टेनेंट ने वो पेमेंट की है जो कि बाय लॉ ऑनर बाउंड था पेमेंट करने के लिए और खुद वो नहीं कर रहा था। आई होप कि बात आपको समझ आ गई। अब इस एग्जांपल में पहली एग्जांपल जो है वो थोड़ी सी बड़ी एग्जांपल है तो हम उसी को फिर फोकस करते हैं, उसी को रीड आउट कर लेते हैं। बाकी दो एग्जांपल आप खुद देख लीजिएगा। बाबर होल्ड्स लैंड इन सिंध। बाबर के पास सिंध में एक जमीन है जो उसके कंट्रोल में है, उसकी होल्डिंग में है। ऑन अ लीज ग्रांटेड बाय आजम। उस जमीन का जो मालिक है वो आजम है और उसने लीज के ऊपर ये बाबर को दी है प्रॉपर्टी, यानी बाबर लीज होल्डर हो गया। द रेवेन्यू पेएबल बाय आजम टू द गवर्नमेंट बीइंग इन एरियर। अब जो जमीन के जो आबियाना होता है या जो जमीन की जो सालाना पेमेंट होती है जो कि जो जिला काउंसिल होती है वहां पे जमा करवानी होती है।
ठीक है, तो वो अभी तक आजम ने जो है वो नहीं करवाई। तो ये गवर्नमेंट के एरियर्स हैं। हिज लैंड इज एडवर्टाइज्ड फॉर सेल बाय द गवर्नमेंट। तो इन एरियर्स पेमेंट की वजह से गवर्नमेंट ने उसकी जमीन को नीलाम करने का फैसला किया और उसके लिए नोटिस इशू कर दिया, एडवर्टाइजमेंट दे दी। अंडर द रेवेन्यू लॉ द consequence of such sale will be the annulment of बाबर्स लीज। जब वो प्रॉपर्टी जो है वो सेल आउट हो जाएगी, ऑक्शन के लिए चली जाएगी, तो बाबर की लीज जो है वो खत्म हो जाएगी और बाबर को वहां से बेदखल कर दिया जाएगा। अब इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बाबर जो है वो एक इंटरेस्टेड पर्सन है कि इस जमीन के लीज आउट होने का लॉस बाबर को भी होगा। आजम जो मालिक है उसको तो ये लॉस होना ही है, वो उसको तो होगा ही। और उसका कसूर ये है कि उसने जमीन के जो रेवेन्यूज थे, जो जमीन की पेमेंट थी, वो उसने अभी तक नहीं की गवर्नमेंट को। लगान वगैरह दिया जाता है, जो है ना, उसके आबियाना वगैरह दिया जाता है, सालाना चार्जेस कुछ होते हैं वो दिए जाते हैं। यहाँ पे अगर शहरी जमीन में देखा जाए तो प्रॉपर्टी टैक्स पे किया जाता है बिल्डिंग्स का, तो वो उसने पेमेंट नहीं की। बाबर टू प्रिवेंट द सेल and the consequent annulment of his own lease pays the government the sum due from Azam। बाबर भागा भागा गया, जब उसको पता चला कि ये काम हो रहा है तो वो उस अदारे के अंदर गया, जो जिला काउंसिल है या जो भी कोई अदारा था गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, वहां पे गया और जाके कहा कि जी ये पेमेंट आपकी बनती है, जिसका आपने एडवर्टाइजमेंट दी है कि अगर पेमेंट ना किए गए तो जमीन को नीलाम कर दिया जाएगा, तो ये पेमेंट हाजिर है। अब उसने वो पेमेंट दी और और उसकी प्रॉपर रसीद ले ली। अब ला के उसने आजम को दी कि जी आजम साहब ये पेमेंट आप कर दें। उसने कहा तुम कौन होते हो मुझसे पेमेंट मांगने वाले, मैंने तो गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं की, मैं कुछ ना कुछ इसका इंतजाम कर लेता, तो मैं नहीं मैं देता पेमेंट। अब बाबर जो है इस डिस्प्यूट के होने की वजह से, जब आजम ने पेमेंट नहीं की तो बाबर के पास ये राइट है कि वो कोर्ट के पास जाए और जाकर के ये रिक्वेस्ट करे कि ये पेमेंट जो है वो मुझे दिलवाई जाए। तो आजम से वो पेमेंट दिलवा दी जाएगी, या फिर बाबर जिस वक्त लीज के जो रेंटल पे करने लगेगा तो उसमें से माइनस कर देगा। आजम इज बाउंड हेयर टू मेक गुड टू बाबर द अमाउंट सो पेड। आई होप कि आप ये बात समझ गए हैं। अब आगे चलते हैं जी। तीसरी एग्जांपल, हमने दो एग्जांपल्स पहले डिस्कस की। एक एग्जांपल हमने डिस्कस की सप्लाई ऑफ नेसेसरीज की, दूसरी एग्जांपल हमने डिस्कस की पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन की। और हम बेसिक टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं वो है क्योसी कॉन्ट्रैक्ट, यानी ऐसे मामलात, ऐसे इवेंट्स, ऐसे वाकयात जिसके अंदर प्रॉपरली ऑफर और एक्सेप्टेंस नहीं होती, लेकिन उस इवेंट के हो जाने के बाद राइट्स ऑफ द पार्टीज और लायबिलिटीज ऑफ द पार्टी ऐसे ही होते हैं जैसे कि एक प्रॉपर ऑफर की गई थी और उसकी एक्सेप्टेंस हुई थी और कानून इस चीज़ को मानता है। तो ये दो तरह की एग्जांपल जो है, या दो तरह के जो है ना इवेंट हमने देखे। एक कि जब आप लुनेटिक के इनकम्पिटेंट पर्सन को नेसेसरी सप्लाई करते हैं, और दूसरा जब इंटरेस्टेड पर्सन को लॉफुल पेमेंट जो है वो कर देता है। इसके बाद आगे चलते हैं। पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेचुटस एक्ट आर गुड्स। पहले समझे कि नॉन ग्रेचुटस एक्ट क्या होता है। नॉन ग्रेचुटस एक्ट से मुराद है एक्ट ऑफ एक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट कह लें, एक्ट ऑफ फ्याजी कह लें। जो आप न्याज वगैरह कभी बांटते हैं, या कभी आप जो है किसी के ऊपर तरस खा करके कोई चीज़ उसको दे देते हैं जिसकी पेमेंट आपको रिक्वायर्ड नहीं है। आपने कोई काम किया जिसकी पेमेंट आपको नहीं चाहिए, या पेमेंट आप डिमांड नहीं कर रहे, इस तरह के जो एक्ट होते हैं उनको नॉन ग्रेचुटस एक्ट कहते हैं। और इस तरह से की जो गुड्स प्रोवाइड की जाती है उनको नॉन ग्रेचुटस प्रोविजन ऑफ गुड्स कहा जाता है। तो अगर कोई पर्सन, ग्रेचुटस गुड्स एंड ग्रेचुटस एक्ट कहा जाता है, और अगर उसका बदले में आपने कोई पेमेंट लेनी हो तो फिर जो एक्ट है वो नॉन ग्रेचुटस एक्ट कहलाता है। आपने एक काम किया, सपोज करें कि आप अपने दोस्त के पास अपना मोटरसाइकिल ले गए कि ये मुझे ठीक कर दे। दोस्त ने वो मोटरसाइकिल आपको ठीक किया, उसने आपको सर्विसेज दी। अब अगर वो पेमेंट आपसे मांगेगा तो ये नॉन ग्रेचुटस एक्ट है। और अगर वो कहता है कि चलो जाओ यार, तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये जो काम उसने करके दिया है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है, तो दिस इज ग्रेचुटस एक्ट। तो ग्रेचुटस एक्ट के बारे में तो पेमेंट नहीं करनी होती। अगर कोई पर्सन उसका बेनिफिट उठाता है तो उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है पेमेंट करने की। लेकिन अगर कोई ग्रेचुटस नॉन ग्रेचुटस एक्ट की जो है ना वो बेनिफिट उठाता है तो फिर उसके ऊपर ये भी लाजम है कि वो पेमेंट करे। ठीक, तो अब जरा आगे चलते हैं, इसको जरा रीड आउट करें। वेयर अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर एन अदर पर्सन। रिपेयर की एग्जांपल अपने ज़हन के अंदर रखें कि दोस्त ने रिपेयर करके दिया, या जो मोटरसाइकिल की रिपेयर करने वाला बंदा था
ये ऑटो वर्कशॉप के ऊपर आप गए तो उसने आपको रिपेयर करके दे दिया, तो वर्कशॉप वाले ने आपके लिए काम किया। आर डिलीवर्स एनीथिंग टू हिम, या उसको कोई गुड्स दी, कुछ चीज़ें दी, नॉट इंटेंडेड टू डू सो ग्रेचुटसली, और उसकी नीयत में क्या था कि ये मैं फ्री नहीं दे रहा बल्कि इसके पैसे लेने हैं, ये ग्रेचुटसली नहीं दिया जा रहा। एंड सच अदर पर्सन एंजॉयज द बेनिफिट देयर ऑफ, और उस एक्ट का या उन गुड्स का बेनिफिट जो है दूसरे पर्सन ने उठा लिया। अगर वो चीज़ें खाने वाली थी तो उसने खा ली, इस्तेमाल करने वाली थी तो उसने इस्तेमाल कर ली, बेनिफिट उठा लिया। द लेटर इज बाउंड टू मेक कंपनसेशन टू द फॉर्मर, जिसने बेनिफिट उठाया वो बाउंड है जिसने गुड्स दी या एक्ट किया उसको कंपनसेशन देने का, इन रिस्पेक्ट ऑफ आर टू रिस्टोर द थिंग्स सो डन आर डिलीवर्ड। अब जब इस तरह का कोई मामला हो जाए तो फिर उसमें जो कंडीशन जरूरी हैं जरा उनको समझ लें। द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर एनी राइट ऑफ एक्शन अराइजेज अंडर दिस सेक्शन। नंबर 1, थिंग्स मस्ट हैव बीन डन लॉफुली, जो भी वो काम हुआ है या जो भी वो गुड्स दी गई है वो लॉफुल कमोडिटी होनी चाहिए, लॉफुल एक्ट होना चाहिए, अनलॉफुल कमोडिटी या अनलॉफुल एक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक। नंबर 2, जैसे अनलॉफुल एक्टिविटी में हेरोइन आता है, चर्स आता है, फ्यून आती है, इस तरह की चीजें अनलॉफुल है। सर्विसेज के अंदर आप देखेंगे प्रोस्टिट्यूशन सर्विसेज वगैरह होगी तो ये अनलॉफुल सर्विसेज है। ठीक है। द पर्सन डूइंग द एक्ट शुड नॉट हैव इंटेंडेड टू डू सो ग्रेचुटसली, जिस पर्सन ने काम किया है या जिसने गुड्स प्रोवाइड की हैं उसकी इंटेंशन या इरादा फ्री ऑफ कॉस्ट एक्ट करने का नहीं था या गुड्स देने का नहीं था, उसके बदले में वो प्राइस लेना चाहता था। नंबर 3, द पर्सन फॉर होम द एक्ट इज डन मस्ट हैव एंजॉयड द बेनिफिट ऑफ इट, और जिस पर्सन को वो गुड्स दी गई या जिस पर्सन को वो एक्ट जिसके सामने किया गया या जिसके लिए किया गया उसका बेनिफिट उसको मिल गया। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पर्सन को गुड्स देते हैं और वो उनके इस्तेमाल कर लेता है तो बेनिफिट उसने एंजॉय कर लिया, लेकिन अगर वो गुड्स आपको वापस कर देता है तो जाहिर है फिर पेमेंट नहीं करेगा क्योंकि उसने कोई बेनिफिट नहीं उठाया। आई होप की बात समझ आ गई। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 मैं ले रहा हूं उसमें। अक्रम, अ कुल्ली टेक्स द लगेज ऑफ बिस्मा एट द रेलवे स्टेशन टू हर कैबिन विदाउट आस्किंग। अब बिस्मा जो है वो रेलवे स्टेशन के ऊपर पहुंची है, उसने अपना सामान जो है उसके पास पड़ा हुआ है, एक आदमी उसके पास आता है जिसने खास तरह की वर्दी पहनी हुई है और वो बिस्मा को पूछता है कि जी ये सामान जो है वो कहाँ पे ले जाना है, तो बिस्मा जो है वो आगे आगे चल पड़ती है। हालांकि बिस्मा ने अब अकरम को कहा नहीं है कि तुम मेरा सामान लेकर के चलो, लेकिन उसका जो हुलिया है वो बता रहा है कि ये लेबर करने वाला पर्सन है, ये कुल्ली है। तो बिस्मा का उसको या तो बिस्मा उसको मना कर देती कि तुम मेरे जो है ना लगेज को हाथ ना लगाओ, मैं खुद इसको ले जाऊंगी, तो फिर तो ठीक था, उसको कोई पेमेंट ना करनी पड़ती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसने अकरम को मना नहीं किया और अकरम ने उसका सामान लेकर के उसके साथ चला गया। बिस्मा डज नॉट ऑब्जेक्ट टू इट। अकरम कैन गेट रीजनेबल चार्जेस फॉर हिज सर्विसेज। तो अब अकरम का हक है कि उसको रीजनेबल चार्जेस जो है वो पे किए जाए, 10-20 रुपए 50 रुपए जो भी आमतौर पे दिए जाते हैं। और अगर आपको रीजनेबल चार्जेस पहले से कोई तय कर लिए जाए तो फिर वो चार्जेस दिए जाएंगे। सपोज करें कि चार्जेस 100 रुपीज़ जो है ना वो कुल्ली लेते हैं, लेकिन जो है ना बिस्मा ने उसको बता दिया कि जी मैं तुम्हें सिर्फ 50 रुपये दूंगी, तो ओके फाइन, अब वो 50 रुपये देगी। लेकिन अगर बिस्मा ने कुछ भी नहीं बताया तो फिर जब माल पहुंच गया तो अब वो रीजनेबल चार्जेस, अकरम कहते हैं जी 200 दे दो, तो कहते हैं नहीं भाई सारे 100 लेते हैं, तुम भी 100 ले लो, तो अकरम मान जाता है, तो दीज आर रीजनेबल चार्जेस। आई होप के बात समझ आ गई। तो बाकी 2 एग्जाम्पल जो है वो आप खुद देख लीजिए। अब फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड, इसकी बात मैं पहले जिस वक्त आपको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन समझा रहा था तो उस वक्त मैंने इस एग्जाम्पल को कोट किया था फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स की। इसमें जो एग्जाम्पल है हम उसको दोबारा देख लेते हैं। अदील फाउंड अ डायमंड रिंग एट वेडिंग रिसेप्शन। एक शादी के ऊपर गए हुए अदील को वहां पे डायमंड रिंग मिल गई। वो कुदरती मतलब उसके सामने जा रहा था, उसके सामने आ गई, उसको मिल गई। देखो, एक होता है तलाश करना और एक होता है मिल जाना। जब आप तलाश करते हैं तो उसमें आपको पहले से पता होता है कि किसी की चीज़ को गुम हुई है और मैं उसको तलाश कर रहा हूं, और फिर आपका चेहरा मोहरा, आपकी हरकत बता रही होती हैं कि आप किसी चीज़ को सर्च आउट कर रहे हैं, किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं। लेकिन फाउंड होने में ऐसा नहीं होता, वो चीज़ खुद बहुत आपके सामने आती है, इसलिए तलाश करने के ऊपर आपका कोई खर्चा नहीं है क्योंकि वो खुद मिली है चीज़ आपको।
Adil told Bilal and other guests about it with an intention to find the true owner. अब अदील ने आगे पीछे लोगों से पूछना शुरू किया कि ये किसकी है. If he is not able to find the owner, he can retain the ring as baili. अगर उसको मालिक नहीं मिलेगा तो वो इस तरह से गुड्स को अपने पास रख लेगा जैसे कि वो एक अमानतदार है, एक बेली है. बेली उस पर्सन को कहा जाता है जिसके पास कुछ चीज़ें हों किसी दूसरे पर्सन की, और वो उनके एहतियात के साथ अपने पास संभाल के रखे कि जब वो दूसरा आएगा तो फिर उसको वो चीज़ें वापस कर दी जाएंगी. ये इंशाल्लाह जिस वक्त हम बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे जाके डिटेल के साथ पढ़ेंगे, लेकिन अभी बेली का लफ्ज़ आया है तो मैं आपको उसकी डेफिनेशन बता देता हूँ. बेलमेंट जो है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक आदमी दूसरे आदमी को या एक पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट दूसरी पार्टी को कुछ गुड्स देती है फॉर सम स्पेसिफाइड पर्पस, और जब वो पर्पस पूरा हो जाता है तो फिर गुड्स वो वापस कर दी जाती है. जैसे आप मोटरसाइकिल लेके गए दोस्त के पास और उसको कहा कि जी इसको आपका दोस्त वो रिपेयर करता था, या मोटरसाइकिल की उसकी ऑटो शॉप थी कि जी इसको रिपेयर कर दें या इसको वॉश कर दें या इसको जो है ना सर्विस कर दें. तो आपने एक ख़ास मकसद के लिए अपना मोटरसाइकिल उसके पास छोड़ा. जब वो सर्विस कर देगा या रिपेयर कर देगा तो फिर आप मोटरसाइकिल वापस लेंगे. वो पर्पज़ पूरा हो गया, आपने मोटरसाइकिल वापस ले लिया. तो आप यानी जो गुड्स दे रहा है वो बेलर, जो गुड्स ले रहा है फॉर द पर्पज़ फॉर सम स्पेसिफाइड पर्पज़ वो बेली, और जिस ये जो इनके दरमियान रिलेशनशिप की टाइप है ये बेलमेंट. आई होप की बात समझ आ गई. तो जितनी देर तक ऑनर मिल नहीं जाता, अदील को मिला है ना डायमंड रिंग, ऑनर मिल नहीं जाता उतनी देर तक वो इस रिंग की केयर करेगा, इसको एहतियात से संभाल के रखेगा और फिर मालिक को तलाश करता रहेगा. मालिक को जब मिल जाएगा तो फिर ये गोल्डन रिंग जो है डायमंड रिंग उसको दे देगा. मालिक डायमंड रिंग ले लेगा और उसके बदले में अगर कुछ एक्सपेंसेस आए हैं फाइंडर के यानी अदील के तो उसको पेमेंट कर देगा. आई होप की बात समझ आ गई. तो इसमें फिफ्थ जो एग्जांपल है वो पेमेंट बाय मिस्टेक और अंडर कॉर्जन. पेमेंट बाय मिस्टेक है कि आपने गलती से पेमेंट कर दी किसी को, और पेमेंट बाय कॉर्जन ये है कि किसी ने ज़बरदस्ती पेमेंट आपसे छीन ली या ले ली. तो इन दोनों केसेस के अंदर अगर गलती से पेमेंट कर दी है तो फिर भी हक है उस पर्सन का, उसकी ज़िम्मेदारी है जिस पर्सन को आपने गलती से पेमेंट कर दी है वो आपको बताए, या अगर पहले पता नहीं था जब पता चला तो फिर आपके पास पहुंचे कि भाई ये देखें पेमेंट आप मुझे दे आए हैं, ये मेरी पेमेंट नहीं बनती है तो ये आप अपनी पेमेंट वापस ले लें, ये किसी और की पेमेंट है जो आप गलती से मुझे दे आए. और अगर किसी ने ज़बरदस्ती को किसी से पेमेंट छीन ली है जो उसका हक नहीं बनता था तो भी आपके पास ये राइट है कि आप जो है दो चार लोगों को लेकर के उसके पास जाएं कि भाई आपने किस मेरे से पैसे क्यों छीने हैं, मेरे से पैसे क्यों लिए हैं. नहीं तो आप कोर्ट के पास जाएं और कोर्ट फिर आपको वो पेमेंट जो है वापस दिलवा देगा कि आपका ये हक नहीं था. इसमें ज़रा एग्जांपल देखें. इसमें देखें ये कैसी कॉन्ट्रैक्ट है कि इसमें कोई जानबूझ करके देखें ना, पहले इवेंट हो गया है, गलती से आपने किसी को पेमेंट कर दी है, अब उस पेमेंट के हो जाने के बाद आपका हक कैसा है. इस तरह से किसी ने आपसे ज़बरदस्ती पेमेंट छीन ली है, उसके बाद आपके पास राइट क्या आते हैं. तो ये ऐसे ही है जैसे आप लोगों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और आपने उसको पेमेंट दी थी, वो पेमेंट अब आपको वापस करेगा. देखें जी यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेते हैं. अनम एंड बिलाल जॉइंटली ओ ₹100 टू साइमा. अनम और बिलाल ने साइमा का 100 रुपया देना है. अनम अलोन अनम अलोन पेज द अमाउंट टू साइमा. अब अनम ने साइमा को अकेले ही पेमेंट कर दी. एंड बिलाल नॉट नोइंग दिस फैक्ट पेज ₹100 ओवर अगेन टू साइमा. बिलाल गया और उसने भी जाके साइमा को 100 पेमेंट कर दी. तो साइमा ने तो दोनों से मिला के 100 लेना था, उसने दोनों से 100 ले लिया, तो दूसरी पेमेंट बाय मिस्टेक हुई है. साइमा इज बाउंड टू रीपे द अमाउंट टू बिलाल. तो साइमा की अब ये जिम्मेदारी है कि वो पेमेंट बिलाल को वापस कर दे, या 50-50 दोनों को दे दे, 50-50 काट के 50-50 दोनों को दे दे. अगर ये ऐसा नहीं करेगी तो अंडर द क्योसी कॉन्ट्रैक्ट बिलाल और अनम के पास ये राइट है कि वो अजाफी पेमेंट जो है उससे वापस डिमांड कर सकते हैं कि भाई गलती से पेमेंट कर दी गई, अब वो हमें वापस कर दें. ठीक है जी. अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो वो कोर्ट में भी जा सकते हैं. अब जाहिर है कि ये तो अमाउंट बड़ी छोटी है, आप इसको 100 जो है ना वो 100,000 समझ लें, रुपीज़ ना समझे तो अमाउंट बड़ी हो जाएगी, तो बात ज़्यादा वाज़ेह समझ आ जाएगी. इसी तरह से आगे चलें जी, दूसरी एग्जांपल को भी देख लें. अ रेलवे कंपनी रिफ्यूजेस टू डिलीवर अप सर्टन गुड्स टू कंसाइनी.
कंसाइनमेंट होता है कि आप किसी पर्सन को गुड्स दें कि वो आपके बिहाफ के ऊपर उन गुड्स को किसी दूसरी जगह पे पहुंचा दे, ठीक है। तो जो पर्सन गुड्स देने वाला है उसको कंसाइनर कहते हैं, जिसको गुड्स दी गई हैं उसको कंसाइनी कहते हैं, और इस जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंसाइनमेंट कह सकते हैं। आप जरा इसको जरा पढ़ें। अ रेलवे कंपनी रिफ्यूजेस टू डिलीवर अप सर्टेन गुड्स टू द कंसाइनी, गुड्स जिसको मिलनी थी, कंसाइनर ने गुड्स भिजवाई ना किसी पर्सन दूसरे पर्सन के लिए, ठीक है, और रेलवे कंपनी की ये जिम्मेदारी थी कि उस पर्सन तक वो गुड्स पहुंचा दे। जब वो अपनी एविडेंस उसको दिखाए, वो रसीद वगैरह को दिखाएगा कि ये देखें जी ये मेरी गुड्स जो है वो बुक हुई हैं, आप मुझे दे दें। एक्सेप्ट अपॉन द पेमेंट ऑफ एन अनड्यू चार्ज फॉर कैरेज। अब जो रेलवे वालों का मुलाजम था उसने वो गुड्स जब रेलवे के, मैं सपोज करें कि लाहौर से इस्लामाबाद गुड्स आई हैं, तो रेलवे के मुलाजम ने उन गुड्स को निकाल करके वेयर हाउस में रख दिया है। आपने गुड्स वो लेनी थी, आप गए हैं, जाके आपने रेलवे रसीद दिखाई कि ये गुड्स मेरी जो है वो बिल्टी होकर के आई है, ये मुझे दे दें। तो रेलवे का जो मुलाजम है वो आपको कहता है ठीक है जी गुड्स तो मैं आपको दे देता हूँ, लेकिन वो उसमें जो है ना थोड़ा सा कोई 500,000 रुपया जो है ना आप मुझे दे दें। हालांकि उसका हक नहीं था, रिश्वत के तौर पर उसने मांगा। द कंसाइनी पेज द सम, कंसाइनी ने वो पेमेंट जो उसे कर दी क्योंकि माल छिड़वाना था, ठीक है, उसने माल छिड़वा लिया, ले लिया, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द गुड्स। अब जब वो माल लेकर के घर पहुंचा तो उसके बाद उसने आके कहा हाँ भाई वो तुमने जो मुझसे 1,000 रुपया लिया था वापस करो। वो किस बात का लिया था तुमने, ठीक, तो अब उसका हक तो नहीं था ना, उसको वापस कर देना चाहिए। अब अगर वो वापस नहीं करेगा तो ये पर्सन कोर्ट के पास जा सकता है कि जी इसने मुझसे रिश्वत ली है, या इसने मुझसे जो है ना वो पेमेंट ली है माल को डिलीवर करने की। अगर मैं उसको पेमेंट उस वक्त ना करता तो ये मुझे ख़राब करता, मेरा माल जो है उसको ख़राब करता, उसमें से कुछ निकाल लेता चीज़ें, या मुझे माल ना देता, तंग करता, इसलिए फिर मुझे वो पेमेंट करनी पड़ी, तो मेरी पेमेंट वापस दिलवाई जाए। तो नाउ ही इज़ एंटाइटल्ड टू रिकवर सो मच ऑफ द चार्जेस एज वाज एक्सेसिव। सपोज करें कि अगर 200 चार्जेस वाकई होते हैं और उसने 500 लिए हैं तो फिर 300 एक्सेसिव हो गया, तो वो एक्सेसिव वापस करें। और अगर चार्जेस होते ही नहीं हैं और उसने आपसे तलब किए हैं तो फिर वो सारे वापस करें। आई होप की बात समझ आ गई। एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम मेरिट, जिस वक्त हम रेमेडीज पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने क्वांटम मेरिट का असूल पढ़ा था। क्वांटम मेरिट का असूल क्या है कि एज मच एज अर्नड आर डिजर्व, कि जितना काम हो चुका है उतनी की पेमेंट कर दी जाए, या जितना हक बन चुका है वो हक दे दिया जाए। The term quantum merit means as much as earned or deserved. In case of breach of contract, the application or non-application of the term quantum merit varies depending upon the terms of the contract. Further, the divisibility or indivisibility of performance of the contract may also be taken into account. ये बात हम वहाँ पे एक दफ़ा रीड आउट करके आए हैं कि जिस वक्त हम क्वांटम मेरिट की बुनियाद के ऊपर पेमेंट करने को देखेंगे तो उस वक्त फिर हम सारी चीज़ों को देखेंगे कि टर्म एंड कंडीशन क्या तय हुई थी, और जो है ना हालातों वाक़यात कैसे हैं, कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है या इनडिविजिबल है। द एम ऑफ सच एन अवार्ड इज, यानी कि वो अवार्ड जो कि अंडर द क्वांटम मेरिट प्रिंसिपल दिया जा रहा है, इज बेस्ड ऑन एन एम्प्लॉयड एग्रीमेंट टू पे फॉर व्हाट हैज़ बीन डन। तो ऐसे समझा जाएगा जैसे कि उनके दरमियान में ये एग्रीमेंट हुआ है कि जितना काम करेंगे उतने के पैसे दे दिए जाएंगे। हालांकि काम तो है वो पूरा करना था, लेकिन दरमियान में डिस्प्यूट अराइज हो गया, तो डिस्प्यूट अराइज होने की वजह से काम तो पूरा नहीं हो सका, तो अब जितना काम किया है उसी की पेमेंट कर दें। तो ये असल में तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, तो इसको फिर अज्यूम कर लिया गया कि जैसे उनके दरमियान में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि जितना भाई काम करेंगे उतनी पेमेंट कर देंगे। जिस तरह से दिहाड़ीदार मजदूरों के साथ होता है, वो दिहाड़ीदार मजदूर आते हैं, वो कहते हैं जी हम रोजाना का 500 रुपया लेंगे, जितने दिन काम करेंगे उतने दिन के पैसे ले लेंगे, उनको सैलरी तो महीने के बाद नहीं ना दी जाती। आई होप की बात समझ आ गई। अब क्वांटम मेरिट अप्लाइज इन द फॉलोइंग केसेस। अब क्वांटम मेरिट के लिए जो है नीचे 2-3 जो है ना वो उसने केसेस आपके साथ जो है वो डिस्कस किए हैं। आप देखें कि ये 4 केसेस जो है ना, 5 केसेस जो हैं, बल्कि 6 केसेस जो हैं वो यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। उसमें नंबर 1 है वाइड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम वाइड। 2 पार्टीज के दरमियान में एग्रीमेंट हुआ, सपोज करें उनमें से एक पार्टी माइनर थी, तो ये वाइड एग्रीमेंट है, वाइड एब इनिशियो। एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, दोनों पार्टीज जो है ना वो ठीक थी, लेकिन सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। जैसे घोड़ा परचेज करने का आपने कॉन्ट्रैक्ट किया और इससे पहले कि घोड़े की डिलीवरी होती घोड़ा मर गया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया। अब इस तरह के जब सूरत हाल हो तो फिर हम क्या करते हैं कि जो बेनिफिट दूसरी पार्टी ने पहले उठाया हुआ है वो उसको वापस कर देता है, ठीक। तो ये वाइड एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम वाइड, उसमें अगर कोई पार्टी
बेनिफिट पहले उठा चुकी है, तो एग्रीमेंट तो वाइड हो गया या कॉन्ट्रैक्ट तो वाइड हो गया, उसके ऊपर तो अमल होगा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पूरा तो नहीं किया जा सकता, अब जो पेमेंट ली हुई है वो वापस कर दे। तो ये क्वांटिटी मेरिट की पहली एग्जांपल होगी। इसको एग्जांपल नंबर 1 को हम देख भी लेते हैं। अकरम पेज बाबर ₹1000 इन कंसिडरेशन ऑफ बाबर्स प्रॉमिसिंग टू मैरी सना। अकरम ने बाबर को 1000 रुपया दिया कि वो सना से शादी करे। अकरम्स डॉटर, जो कि अकरम की बेटी है। सना इज डेड एट द टाइम ऑफ प्रॉमिस। तो सना तो उस वक्त मर चुकी थी। जब सना पहले ही मर चुकी थी तो ये वाइड एग्रीमेंट है, ठीक हो गया। और अगर ये प्रॉमिस होने के बाद 2-4 दिन गुजरे के सना मर गई तो ये फिर वाइड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक। द एग्रीमेंट इज वाइड बट बाबर मस्ट रीपे अकरम ₹1000। तो बाबर जो है वो 1000 वापस करेगा। आई होप की बात समझ आ गई, ठीक है जी। बाकी आप एग्जाम्पल खुद देख लीजिएगा, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको परेशानी नहीं होगी। ये चीज़ें पहले हम डिस्कस करके आए हुए। आगे पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेचुटस एक्ट, इसको हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि जब नॉन ग्रेचुटस एक्ट हो तो फिर आपने अगर बेनिफिट उठा लिया है तो उसकी पेमेंट आपको करनी होगी, आप उसकी पेमेंट करेंगे। जितना बेनिफिट आपने उठाया है उतने की पेमेंट कर दें। सपोज करें कि गुड्स गलती से आपके पास आ गई, वो नॉन ग्रेचुटस थी, लेकिन गलती से कोई आपको सपोज करें कि कोई पर्सन आया, वो 2 पिज़्ज़े लेकर के आया और उसने साथ वाले घर में देने थे, वो गलती से उसने आपकी बेल दी और आपने उससे पिज़्ज़े रिसीव करके एक पिज़्ज़ा इस्तेमाल कर लिया। थोड़ी देर के बाद वो दूर गया तो उसको कॉल आई जिसने पिज़्ज़े मंगवाए थे, भाई अभी तक आप पहुंचे नहीं। वो कहता है मैं तो दे के आ गया हूँ। वो कहता है कहाँ पे दे के आ गए, हमारे पास तो आप पहुंचे ही नहीं है। तो वो फिर उसको जब बताता है, वो कहता है हो आप तो साथ वाले घर में दे गए हैं, तो वापस आए फ़ौरन। वो वापस आता है और आकर के उनसे कहता है कि जी आप मेहरबानी करें कि वो गलती से मैंने पिज़्ज़े आपके घर में दे दिए और जो है ना वो तो साथ वालों के थे। तो वो कहते हैं भाई एक पिज़्ज़ा तो हम इस्तेमाल कर चुके हैं। तो वो फिर उनसे क्या करेगा, एक पिज़्ज़ा वापस ले लेगा और एक पिज़्ज़े की कीमत ले लेगा और साथ वालों को एक पिज़्ज़ा डिलीवर करेगा और बाद में लाकर दूसरा पिज़्ज़ा भी उनको देगा। पेमेंट तो 10 साथ वालों से वो ले चुका है। आई होप कि आप ये बात समझ आएगी। आजम आर ट्रेड्समैन लीव्स गुड्स एट बाबर्स हाउस बाय मिस्टेक। आजम एक ताजर है जो कि उसने गलती से बाबर के घर में चीज़ें छोड़ दी। बाबर ट्रीट्स द गुड्स एज हिज ओन। बाबर ने समझा कि ये मेरी अपनी ही गुड्स हैं। ही इज बाउंड टू पे आजम फॉर देम। जब उसने उसको अपनी गुड्स समझा तो इसका मतलब है उसने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हो सकता है कि बाबर की गैर मौजूदगी में गुड्स जो हैं वो वहाँ पे पहुँची हूँ, बाबर आया, उसने किसी से पूछा नहीं कि ये गुड्स किसकी हैं, लेकिन उसने इस्तेमाल कर ली। तो इस तरह की केस बाज़ हो जाते हैं। याद रखें कि हम क्यासी कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस कर रहे हैं। क्यासी कॉन्ट्रैक्ट में अमल पहले हो जाता है, एक्ट पहले हो जाता है और बाद में फिर डिसाइड किया जाता है भाई ये जो काम हो गया जो है जो पार्टीज की इंटेंशन के मुताबिक नहीं था, अब इसका क्या किया जाए, तो पार्टीज को कंपनसेट करना होता है, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं जी। एक्ट प्रिवेंटिंग कंप्लीशन ऑफ परफॉर्मेंस। आपने कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से दूसरा पार्टी अपना जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो उसने परफॉर्मेंस देनी थी वो पूरी नहीं दे सका, तो जितनी उसने परफॉर्मेंस दी हुई है उतने के पैसे उसको दे दे और उसको फारिग कर देते, क्वांटिटी मेरिट बन जाएगा। इफ अ पार्टी डज नॉट कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट, एक पार्टी काम कर रही है, वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं कर सकी, कुछ काम कर चुकी है, आर प्रिवेंट्स द अदर पार्टी फ्रॉम कंप्लीटिंग इट, या किसी दूसरी पार्टी ने उसको कंप्लीट करने से रोका है, यानी जिस तरह से मालिक मकान जो होता है जो किसी से मकान बनवा रहा है तो मालिक ने रोक दिया कि बस काम खत्म कर दो, काम छोड़ दो, मैंने तुमसे फर्दर काम नहीं करवाना, तुम्हारी क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो ठीक नहीं है। या मजदूर जो है जो काम कर रहे थे उन्होंने कहा कि तुम टाइमली पेमेंट नहीं करते इसलिए हम बाकी काम नहीं करेंगे जब तक आप हमारी पेमेंट पिछली क्लियर नहीं करेंगे। उनमें डिस्प्यूट अराइज हुआ और वो उन्होंने काम छोड़ दिया। तो अब इस केस में क्या होगा कि फिर जितना काम हो चुका है उसकी पेमेंट कर दी जाए। द एग्रीव्ड पार्टी कैन सू ऑन क्वांटिटी मेरिट। एग्जाम्पल को भी पढ़ लें। शकील एन ऑनर ऑफ अ मैगजीन एंगेज्ड हामिद टू रोड अ बुक टू बी पब्लिश्ड बाय इंस्टॉलमेंट इन हिज मैगजीन। After a few installments were published, the publication of the magazine was stopped. It was held that Hamid could claim payment for the part already published. तो जितना काम पहले और जितनी किस्तें पहले डिलीवर हो चुकी हैं उसकी पेमेंट कर दी जाए। ये पहले भी हम एग्जाम्पल देख चुके हैं। डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट, तो मेरे ख्याल में अब हम आज यहीं पे रोकते हैं, तो कल हम इंशाअल्लाह अगली जो 2-3 एग्जाम्पल्स हैं उनको देख करके फिर अगला टॉपिक जो है चलेंगे, ठीक है। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।